बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय का विलोम और कोण समद्विभाजक प्रमेय। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूपता। इसके पहले हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता और समरूपता एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम सबसे पहले समझेंगे सर्वांग समता क्या है, जो हम पढ़ चुके थे। तो हम लिखेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता, इसमें हम लिखेंगे आकृति और आकार दोनों की समानता को सर्वांग समता कहते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। सर्वांग समता क्या होती है? आकृति और आकार दोनों की समानता को सर्वांग समता कहते हैं। आकृति का मतलब शेप और आकार का मतलब साइज, मतलब शेप और साइज, बनावट और लंबाई चौड़ाई दोनों समान है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम। अब इसके बाद है समरूपता। समरूपता क्या होती है? समरूपता में केवल आकृति की समानता होती है। आकृति अर्थात बनावट एक जैसी होनी चाहिए, साइज अलग अलग हो सकता है, तो हम कहेंगे आकृति की समानता को समरूपता कहते हैं। आकृति की समानता को समरूपता कहते हैं। अब देखिए, सर्वांग समता में आकृति और आकार दोनों है, लेकिन समरूपता में केवल आकृति है। तो अब सर्वांग सम आकृतियों में भी आकृति कॉमन है, समान होगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो हम निष्कर्ष लिख लेंगे विशेष डाल करके, कि सर्वांग सम आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं, परंतु समरूप आकृतियाँ सदैव सर्वांग सम नहीं होती हैं। हो सकती हैं, लेकिन सदैव नहीं होती हैं। सदैव सर्वांग सम नहीं होती हैं। ये विशेष है रिजल्ट इसका, कि जो सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप भी होंगी, लेकिन समरूप आकृतियों में ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक समरूपता है, वो हम ज्यामितीय आकृतियों के संबंध में समरूपता पढ़ेंगे। व्यवहारिक जीवन में समरूपता के अनेकों उदाहरण हैं, कि जैसे अगर हम अपना फोटो देखते हैं तो वो हमारे समरूप होता है, या हम देखते हैं कि टीवी के अंदर ट्रेन चल रही है, तो वहाँ वो समरूपता की वजह से हमें आभास होता है कि इतनी बड़ी ट्रेन टीवी के अंदर चल रही है। तो ये समरूपता व्यवहारिक जीवन में है। यहाँ हम ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता कैसे समझेंगे? जैसे हमारे पास कोई दो वृत्त हैं, तो अगर हम दो वृत्तों को देखेंगे तो वो हमें हमेशा समरूप ही दिखाई देंगे, चाहे छोटा वृत्त बना दिया जाए चाहे बड़ा वृत्त बना दिया जाए। तो ज्यामितीय आकृतियों में एक वृत्त है जो हमेशा समरूप ही होता है, इसके समरूप होने की कोई कंडीशन नहीं है। इसी तरीके से कोई दो वर्ग हैं जिनकी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की हैं। ये 4 सेंटीमीटर की भुजा पर वर्ग बना, ये 5 सेंटीमीटर की भुजा पर वर्ग बना, लेकिन ये दोनों वर्ग सदैव समरूप ही लगेंगे हमें। कभी ऐसा नहीं होगा कि इनका रूप अलग अलग हो। तो वृत्त और वर्ग, इनकी समरूपता के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब जैसे हमने 9th क्लास में सर्वांग समता त्रिभुजों के संबंध में पढ़ी थी, वैसे हम 10th क्लास में त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की कुछ शर्तें होती हैं।
जैसे 9th क्लास में त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की शर्तें थीं, यहाँ 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं 2 त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें। तो वो समरूप होने की शर्तें क्या हैं, पहली शर्त सिद्ध करेंगे, शेष शर्तों को अभी हम लिखवा रहे हैं। तो लिखेंगे 2 त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें, 2 त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? नंबर 1, कोण कोण कोण, कोण कोण कोण, इसे हम लिखते हैं ए समरूपता, मतलब एंगल एंगल एंगल। दूसरी है भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 समरूपता। और तीसरी है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता। देखिए, सर्वांग सम होने की 4 शर्तें थीं, उनमें इस तरीके की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन ये दोनों शर्तें जो हैं वो सर्वांग समता में भी थी और समरूपता में भी है। अब जैसे हमने 9th क्लास में सर्वांग समता की शर्तों को सिद्ध किया था, उसी तरीके से अब हम समरूपता की शर्तों को सिद्ध करेंगे। इन शर्तों को अगर हम डिटेल में समझें तो पहली शर्त क्या है, कोण 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 समरूपता। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 त्रिभुज अगर हमें दिए गए हैं, उनके संगत कोण समान हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। दूसरी शर्त भुजा भुजा भुजा, इसका अर्थ क्या है कि अगर हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। भुजा कोण भुजा का अर्थ क्या है कि यदि हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं और उनकी 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तथा उन भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। तो ये तीनों प्रमेय के रूप में है। तो हम पहला प्रमेय डाल करके लिखेंगे कोण 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 समरूपता। अब इसे सिद्ध कैसे करेंगे उसे समझें। ए समरूपता, पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान है, 2 त्रिभुजों के संगत कोण समान है, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो अब जब समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ये समरूपता की ही कंडीशन है। तो हम इसमें इस कंडीशन के अलावा किसी अन्य कंडीशन को सिद्ध करेंगे। जैसे हमें ये 2 त्रिभुज दिए गए, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। इन दोनों त्रिभुजों में क्या विशेषता हमें दी गई है कि इनके संगत कोण समान है। मतलब अगर हम कहें कोण A तो कोण P के बराबर है, कोण B तो कोण Q के बराबर है, कोण C तो कोण R के बराबर है। अब हमें ये साबित करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसके समरूप के लिए हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि ये PQR एक बड़ा त्रिभुज है, ABC छोटा त्रिभुज है, तो हम PQR में AB के बराबर PS काट लें और AC के बराबर PT काट लें और हमने S से T को मिला दिया। तो पहले हम प्रमेय के स्टेटमेंट से क्या हमें दिया गया है वो लिखेंगे।
तो हेडिंग डालेंगे ज्ञात है, उसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें क्या दिया गया है, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये इस तरीके की एक लाइन बनाते हैं जो दोनों ओर से टेढ़ी होती है, इसे हम समरूपता का निशान कहते हैं। तो हम लिखेंगे जब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो समरूपता का ये सिंबल होता है, इस सिंबल का यूज करेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे रचना। यहाँ तक जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें प्रमेय के स्टेटमेंट में दी रहती हैं। ज्ञात है ये प्रमेय के स्टेटमेंट में दिया रहता है, सिद्ध करना है वो भी प्रमेय के स्टेटमेंट में दिया है। देखो संगत कोण समान हैं ऐसा हमें दिया गया है, सिद्ध करना है कि समरूप होते हैं ये भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। अब हम रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, जो हमने यहाँ चित्र में नया काम किया है दूसरे चित्र में वो हम रचना में लिखेंगे। लिखेंगे रचना, त्रिभुज PQR में AB बराबर PS तथा AC बराबर PT काट लिया, एवं S से T को मिलाया। ये हमने रचना कर ली। अब देखिए हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, वो उत्पत्ति में लिखेंगे। उत्पत्ति, तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC और PST को देखेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PST में, देखो ABC और PST में क्या विशेषता है, AB बराबर PS, क्यों बराबर, हमने रचना की है, ये लिखा है AB बराबर PS, AC बराबर PT, ऐसा क्यों है, ये भी रचना से है। और कोण A बराबर कोण P, ऐसा क्यों है, ये हमें दिया गया है। कोण A बराबर कोण P ज्ञात है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, सर्वांग समता जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो उस सर्वांग समता से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PST। देखिए सर्वांग समता हमें मालूम होनी चाहिए जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PST, ये रिजल्ट एक आ गया। ABC और PST कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब देखिए जब ABC और PST सर्वांग सम हो गए तो कोण B किस कोण के बराबर होगा, कोण B होगा कोण PST के बराबर। तो हम 3 अक्षरों में लिख सकते हैं क्योंकि S पर 2 कोण बन रहे हैं, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण ABC बराबर कोण PST, और कोण C किसके बराबर होगा, कोण T के। तो हम कहेंगे इसलिए कोण ACB बराबर कोण PTS, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, B S के बराबर, C T के बराबर। लेकिन B हमें किसके बराबर दिया गया था, B हमें Q के बराबर दिया था। तो हम लिखेंगे परंतु कोण ABC बराबर कोण PQR,
तथा कोण ACB बराबर दिया गया था कोण PRQ। अब इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या नया रिजल्ट मिलेगा? ABC PST के बराबर है, ABC PQR के बराबर है, तो इसलिए PST किसके बराबर हो जाएगा? PQR के बराबर। PST बराबर PQR, तो हम लिखेंगे इसलिए कोण PST बराबर कोण PQR तथा देखो कोण ACB किसके बराबर है? कोण PTS के बराबर, और कोण ACB हमें नीचे दिया गया है कोण PRQ के बराबर है। तो जब C कोण T के बराबर है, C कोण R के बराबर है, तो इसका मतलब T और R आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कोण PTS बराबर कोण PRQ, कोण PTS बराबर कोण PRQ। ये एक हमें नया रिजल्ट मिल गया। कोण PST बराबर हो गया PQR, कोण PTS बराबर हो गया कोण PRQ। अब देखिए ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, अगर हम चित्र में देख रहे हैं तो ये संगत कोण की स्थिति बन रही है। तो जब संगत कोण समान होते हैं तो रेखा कैसी होती है? समांतर। तो हम लिखेंगे इसलिए क्या रिजल्ट हमें मिलेगा? हम लिखेंगे चूंकि संगत कोण समान है, संगत कोण समान है, इसलिए ST समांतर QR। ST किसके समांतर हो गई? QR के। अब जब ST QR के समांतर हो गई तो थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय में हमने पढ़ा था। हम लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से। अब क्या पढ़ा था बता सकते हैं भाई? कि थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से क्या पढ़ा था? जैसे ST समांतर QR है तो PS बटे PQ बराबर PT बटे PR, ऐसा हमने पढ़ा था। तो हम लिखेंगे इसलिए PS बटे PQ बराबर PT बटे PR। अब PS बटे PQ PT बटे PR ये हमने सिद्ध कर दिया। अब PS किसके बराबर हमने ली थी? AB के बराबर। तो हम लिखेंगे चूँकि PS बराबर AB तथा PT बराबर AC, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर हम ऊपर वाले रिजल्ट में PS की जगह पर AB लिख दें और PT की जगह पर AC लिख दें तो हमें क्या मिलेगा? हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। लिखेंगे इसलिए AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। ये नंबर हमने 2 डाल दिया। अब देखिए जैसे हमने रचना की AB के बराबर PS लिया, AC के बराबर PT लिया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला? AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। अगर हम इस रचना को बदल दें, AB बराबर हम यहाँ से ले PS और CB बराबर RT, तो इस तरीके की रचना हो जाएगी। तो हम उस स्थिति में AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। अगर हम रचना इस तरीके से कर दें इधर की तरफ, ये रचना यहाँ से हटा करके इधर कर दी जाए तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार AB बटे PQ
बराबर BC/QR। ये रिजल्ट हमने 3 डाल दिया। अब परिणाम 2 व 3 से क्या होगा? 2 व 3 से हम लिखेंगे AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। अब देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर सिद्ध कर दिया, जबकि हमें संगत कोण समान दिए गए थे। तो हमने जो समरूपता की कंडीशन थी उसमें दूसरी कंडीशन को सिद्ध कर दिया। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और यही हमें सिद्ध करना था। आप लोगों से अपेक्षा है कि इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रयास करें कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए।